नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पूरक पुस्तक संचयन भाग 2 से तीसरा और अंतिम पाठ टोपी शुक्ला का तीसरा और अंतिम भाग। इसे लिखा है राही मासूम रजा जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्द और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। पहले 2 भागों में हमने जाना कि टोपी शुक्ला और इफ़न बहुत गहरे और पक्के दोस्त हैं और टोपी शुक्ला इफ़न की दादी से बहुत प्यार करता है और वह चाहता है कि दादियों की अदला बदली हो जाए। इफ़न की दादी उसके घर और उसकी दादी इफ़न के घर चली जाए। लेकिन उसी दिन उसे इफ़न की दादी की मृत्यु की खबर मिलती है। जब वह इफ़न के घर जाता है तो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। वह घर उसके लिए सूना हो जाता है। तो चलिए आगे क्या होता है यह पढ़ते हैं। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेज़ी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि 10 अक्टूबर सन 45 को टोपी बहुत उदास हो गया था, अकेला हो गया था, क्योंकि इफ़न की दादी की मृत्यु के कुछ समय बाद इफ़न के पिताजी का तबादला मुरादाबाद हो गया। तबादला मतलब बदली, ट्रांसफ़र। तो चूँकि उनका वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया तो इस दिन इफ़न अपने पिता के साथ मुरादाबाद चला गया था। इसलिए यह दिन टोपी के इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसके पर्सनल लाइफ में यह दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन इसने कसम खा ली थी कि अब मैं किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करूँगा जिसके पिताजी की नौकरी तबादले वाली हो या बदली वाली हो या जिसके पिताजी का जॉब ट्रांसफरेबल हो। तो ऐसे में उसका रीज़न एक ये भी था, क्योंकि जो दूसरे कलेक्टर थे ठाकुर हरिनाम सिंह, उनके 3 बच्चे थे, लेकिन किसी ने भी टोपी के साथ दोस्ती नहीं की। एक तो उसमें से जो छोटा बच्चा डब्बू था वो तो बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा, गुड्डू टोपी की उम्र का था लेकिन वो केवल अंग्रेज़ी बोलता था। और उन सबको अपने स्वयं के कलेक्टर के बेटे होने का एहसास था, अनुभूति थी। वो जानते थे कि वो एक बड़े आदमी के बेटे हैं और इस कारण उन्हें घमंड भी था। इसलिए उन्होंने टोपी को मुंह नहीं लगाया, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी उपेक्षा की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। तो जब टोपी उस नए कलेक्टर के घर मतलब उनके बंगले पर गया, तो चूंकि उस कलेक्टर साहब का जो माली था, मतलब उस बंगले में जो माली काम करता था या जो चपरासी था, वो पुराने थे, तो इसलिए वो टोपी को पहचानते थे, तो किसी ने भी उसे अंदर आने से नहीं रोका। तो वहाँ पर जो नए कलेक्टर साहब के तीनों बेटे थे, बिल्लू, गुड्डू और डब्बू, ये लोग मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। जब डब्बू ने एक शॉट मारा तो वो गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आ रही थी, इसलिए टोपी ने अपने बचाव के लिए अपना हाथ ऊपर किया तो गेंद उसके हाथों में आ गई। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया कि वह आउट है। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस डेट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। अब हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया।
हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। हैं? बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नाही साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड मॉली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। तो अब जब टोपी वहाँ पर आया और किसी ने आउस रेट का आवाज़ की तो हेड मॉली जो था, जो कि अंपायर था उस खेल में, उसने उंगली उठा दी क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ समझता नहीं था। उसे ये पता था कि जब सब बच्चे शोर करें आउट है तो उससे भी अपनी उंगली उठा देनी है। तभी डब्बू ने आगे आकर टोपी से सवाल किया कि तुम कौन हो? तब टोपी ने अपनी पूर्वी भाषा में अपना नाम बताया, बलभद्र नारायण। तब गुड्डू ने उससे सवाल किया कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं? तब उसने अपने पिता का नाम बताया। तो बिल्लू को यह डाउट हुआ कि ज़रूर यह उसके चपरासीज में से कोई एक है, जो उसके यहाँ जो सर्वेंट काम करते हैं उनमें से एक है। इसलिए वो पूछने लगा कि ये जो भृगु नारायण है ये कोई हमारे चपरासी में से कौन है? तब जो अंपायर, जो माली था, हेड माली था, उसने कहा नहीं, वो तो शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। अब यह सब सुनने के बाद में तो बिल्लू ने कहा कि यह तो बहुत ही क्लमजी लग रहा है, बहुत ही बेढब लग रहा है, कैसे कपड़े हैं, कैसा रहता है। अब टोपी को आ गया गुस्सा। उसने कहा, ए, टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। ओह यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। पेट में 7 सुइयां भुकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब बिल्लू ने टोपी के बारे में कहा कि वो बहुत क्लमजी दिख रहा है, कितना बेढब है, कितना भद्दा दिख रहा है, तो टोपी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ज़रा जबान संभाल कर बात करो, मतलब रिस्पेक्ट के साथ बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें एक लपड़ मतलब एक थप्पड़ लगाऊंगा तो तुम नाचने लगोगे। यह सुनकर बिल्लू को गुस्सा आ गया और उसने टोपी के ऊपर हाथ चलाया, मतलब उसने मारपीट की, जिससे टोपी गिर गया। अब वह टोपी जो था वो अपशब्द कहते हुए उठा। बीच में हेड माली आ गया उसे बचाने के लिए। तब तक जो डब्बू था उसने क्या किया, अपने अल्सेशियन कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया और कुत्ते ने उसे काट लिया। पेट में उसके 7 इंजेक्शन लगे, तब टोपी के होश ठिकाने आए। होश ठिकाने आए मतलब अक्ल आई, समझ आई, बुद्धि आई। उसे लगा कि मुझे कलेक्टर के घर और फिर से नहीं जाना चाहिए। पर अब सवाल ये था कि टोपी फिर जाए तो जाए कहाँ? उसका कोई दोस्त ही नहीं था। जो एक अकेला पक्का दोस्त था इफ़न, वह उसे छोड़कर बहुत दूर चला गया था। घर में उसका बड़ा भाई और छोटा भाई तो हमेशा उसे तंग करते रहते थे। माँ गुस्सा करती रहती थी और दादी हमेशा कठोर थी, बहुत अनुशासन में रखती थी। अब ले देकर उसके घर में जो एक बूढ़ी नौकरानी थी सीता, वही उसकी परेशानी, उसका दुख समझती थी। तो अब वो उसी के पास जाता था और अपनी परेशानी उसे बताता था। अब क्या हो गया था, जिस तरह से सीता चूँकि उनके घर की नौकरानी थी, उसे सभी बड़ों की भी डांट खाना पड़ती थी और छोटे भी उसे डांटते थे। तो उसकी जो परिस्थिति थी बहुत छोटी थी उस घर में, उसकी औकात जो थी वो बहुत छोटी थी। अब क्या हो गया था, धीरे धीरे टोपी की भी जो सिचुएशन थी उस घर में, उसका जो सम्मान था वो बहुत बिल्कुल न के बराबर था, क्योंकि बड़े तो बड़े, छोटे भी उसे डांटते रहते थे। अब वो भी सीता की तरह बहुत छोटा हो गया था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे की परेशानी को समझते थे, दुख को समझते थे, एक दूसरे को प्यार देते थे, एक दूसरे के दुख को बांटते थे। अब ऐसा ही हुआ, एक दिन सीता बोली, टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था।
फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। तो यहाँ पर एक रात को जब मुन्नी बाबू और भैरव के साथ बराबरी करने पर टोपी की बहुत पिटाई हुई, तो सीता ने उसे समझाया कि तुम बहस मत किया करो, वाद विवाद मत किया करो। अपनी कोठरी में जब पिटाई के बाद टोपी रोते हुए आया तो उसने उसे समझाया। हुआ ये था कि ठंड के दिन थे, जाड़े मतलब ठंड के दिन थे, और जो मुन्नी बाबू है उसके लिए कोट बनाने के लिए नया कपड़ा आया था। भैरव के लिए भी नया कोट बनने वाला था, पर टोपी के लिए क्या हुआ, मुन्नी बाबू का कोट उसे दिया गया, क्योंकि कोट बिल्कुल भी यूज़ नहीं था, बस मुन्नी बाबू के लिए बनाया गया था, पर उसे पसंद नहीं आया था तो वो मुन्नी बाबू का, इसलिए वह उतरन थी। तो टोपी ने क्या किया, बिना बड़ों से कुछ बात किए, बिना बड़ों की परमिशन लिए, जो दूसरी नौकरानी केतकी थी उसके बेटे को वह दे दिया। वो तो खुश हो गया। अब नौकरानी को दी हुई चीज़ हम वापस तो नहीं लेते हैं, तो दादी और माँ इन लोगों ने यह फिक्स कर दिया कि इस बार टोपी ठंड सहन करेगा, उसके लिए कोई नया कपड़ा नहीं बनाया जाएगा। तो टोपी बोला, हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, मतलब हम ठंड नहीं खाएंगे, जाड़े को नहीं खाएंगे, हम तो भात खाते हैं, चावल खाते हैं। तो दादी बोली, तुम जूते खाओगे, जूते खाओगे मतलब तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है? क्या आपको इतनी सी बात नहीं मालूम कि जूता खाते नहीं है बल्कि पहनते हैं? दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। अब टोपी की इस तरह से बात करने पर मुन्नी बाबू ने उसे डांटते हुए कहा कि दादी की इंसल्ट कर रहे हो तुम, उनसे इसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो। तब टोपी बोला, तो क्या हम उनकी पूजा करें? तो क्या हम इनको भगवान मान के इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब वो गुस्से में बहुत बहुत चिल्लाने लगी। जब दादी गुस्सा हो गई तो राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तू 10वां में पहुंच गईल बाढ़, सीता ने कहा। तुहे दादी से टर्राव के तना न चाही, किनो ऊ तोहार दादी बाड़ीन। तो अब सीता उसे समझाने लगी जब वो उसकी कोठरी में गया कि मेरी इतनी पिटाई हो गई, कि अब तुम 10वीं में पहुंच गए हो बेटा, तुम्हें दादी के साथ इस तरह से बहस नहीं करना चाहिए। कुछ भी हुआ तो वो है तो तुम्हारी दादी, तुमसे बड़ी है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। तो सीता ने तो उसको बड़ी आसानी से कह दिया कि वो 10वीं क्लास में पहुंच गया है, लेकिन वह जानता है कि यह इतना आसान नहीं था 10वीं क्लास में पहुंचना। उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। 2 साल वह फेल हुआ, तब जाकर वह 10वीं में पहुंचा। मतलब वह 9th में तो 49 में ही आ गया था, मतलब 49 में ही आ गया था, लेकिन 10वीं में वो 52 में पहुंच सका। ईयर 52 में वो 10th क्लास में पहुंचा, मतलब 2 साल वो फेल हुआ। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जवान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। तो जब वो फेल हुआ उस साल, जो मुन्नी बाबू था वो 10th ग्रेड में फर्स्ट आया और जो भैरव था वो छठी में। अब सारे लोग उसी के बारे में बात करने लगे, उसकी बुराई करने लगे। वो बहुत दुखी हुआ। बात यह नहीं थी कि वो मूर्ख था, गाउदी मतलब मूर्ख। वह पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी वह पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू उसे कोई काम कह देता था, या फिर उसकी माँ जो थी वो उससे कोई ऐसी चीज़ मंगाती जो शायद नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। और बचा कुचा क्या होता था कि जो भैरव था वो उसकी बुक्स के, उसकी नोटबुक्स के पेपर से हवाई जहाज प्लेन बना बना के खेलता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया।
परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है साम अवतार या मोहम्मद अली? बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? तो अब राइटर बता रहा है कि 3rd ईयर वह 3rd डिवीज़न से पास हुआ, लेकिन यह जो 3rd डिवीज़न में पास होना है वह उसके ऊपर एक गलत काम की तरह, एक कलंक की तरह लग गया। अब हमेशा सब लोग उसे यही कह के चिढ़ाते हैं कि हाँ 3 साल में ये तीसरे डिवीज़न से या तीसरे श्रेणी से पास हुआ है। लेकिन हमें उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको ध्यान से समझना चाहिए। हुआ यह कि सन 49 में वह 9th में पहुंच गया था, अपने साथियों के साथ था, लेकिन उस साल वह फेल हो गया। उसके जो फ्रेंड थे वो 10th में चले गए और वह 9th में ही रह गया। सन 50 में उसे उसी क्लास में बैठना पड़ा और उन लड़कों के साथ जो 8वीं से 9th में आए थे, मतलब 8th ग्रेड से 9th में आए थे। अब पीछे वालों के साथ एक ही क्लास में बैठना कितनी शर्मनाक बात होती है, कितना इंसल्टिंग लगता है। उसके सारे दोस्त तो 10वीं में थे, अब वो छुट्टी के समय उन्हीं से मिलता था या रेसेस टाइम में उन्हीं से मिलता था या जब उनका स्पोर्ट्स होता था तो उन्हीं के साथ खेलता था। जो उसकी क्लास वाले बच्चे थे उनके साथ उसकी दोस्ती किसी से भी नहीं हुई, इसलिए जब भी वो क्लास में बैठता था उसको बहुत अजीब लगता था, उसे लगता था मैं अकेला ही रह गया हूँ। उस पर सितम यह, उसके ऊपर यह अत्याचार होता था कि जो कमज़ोर बच्चे थे उनको मास्टर जी जब समझाते थे तो उनको एग्ज़ाम्पल, मिसाल देना, मतलब उदाहरण देना, एग्ज़ाम्पल देना। तो उदाहरण उन सबको देते थे टोपी शुक्ला का। क्या कहते थे कि क्या तुम इस टोपी शुक्ला की तरह इसी क्लास में टिके रहना चाहते हो, मतलब अगले साल भी तुम इसी क्लास में रहना चाहते हो? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी ना किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 90 दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वो बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। तो अब क्या हुआ, जब मास्टर जी ऐसा कहते थे तो सारी क्लास उस पर हंसती थी। अभी जो हंसने वाले थे वो, उनमें उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वो सब तो 8वीं क्लास से पास होकर 9वीं में आए थे। किसी ना किसी तरह उसने इस साल तो इस बात को झेल लिया। लेकिन टाइफाइड के कारण जब सन 51 मतलब 51 में भी उसे 9th क्लास में ही बैठना पड़ा तो वो बिल्कुल बेशरम हो गया था। क्योंकि अब क्या हुआ था, ना तो 10th ग्रेड में उसके कोई फ्रेंड थे, क्योंकि जो 10वीं क्लास में गए थे वो 8 ग्रेडर्स थे जिनके साथ उसकी दोस्ती नहीं हुई थी, और अब जिनके साथ वो बैठ रहा था वो 7th ग्रेडर्स थे जो उसके साथ आ गए थे। अब उनके बीच में वो बहुत सीनियर बूढ़ा सा दिखाई देने लग गया था। वो उसको लगता था मैं तो इनसे बहुत बड़ा हूँ। अब क्या हुआ था, इसलिए वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेज़ी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पारसाल पूछ लूँगा। अब क्या हो गया था, इसलिए ना तो स्कूल में उसके कोई फ्रेंड रह गए थे और ना ही घर में कोई उसका अपना था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था। और जो टीचर्स थे उन्होंने उसको नोटिस करना बिल्कुल छोड़ दिया था। बिल्कुल उससे कोई बात ही नहीं करते थे, ना प्रश्न पूछते थे। अगर टीचर कोई सवाल पूछता और वह जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाता तो भी टीचर उससे खड़े होकर उसका उत्तर नहीं सुनते। पर जब वो बहुत ज़्यादा अपना हाथ उठाता रहता तो एक दिन उसके इंग्लिश लिटरेचर के जो टीचर थे उन्होंने कहा कि 3 साल से यही किताब पढ़ रहे हो तो तुम्हें तो सारे आंसर्स ओरली आते ही होंगे, तुम्हें कहीं ढूंढने की या पूरे अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इन लड़कों को तो अगले साल 10th में जाना है, 10th की एग्ज़ाम देना है। तुमसे तो मैं अगले साल भी पूछ सकता हूँ क्योंकि तुम रहोगे तो इसी क्लास में।
टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वो बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार नबे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलबद्दर, अबे तो हम लोगन में का घुसता है। एट वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तूहे तो उन्हीं के सबन के साथ रहे को हुई है। तो यहाँ पर टोपी को जब टीचर ने, अंग्रेजी के लिटरेचर के टीचर ने इस तरह से कहा कि अगले साल मैं तुमसे पूछ लूँगा, तो टोपी को इतनी शर्म आई, इतना इंसल्टिंग लगा कि काले रंग पर भी उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई, मतलब रेडिश हो गया वो शर्म के कारण उसका चेहरा। और जो सारे बच्चे थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो बिल्कुल उसको तो ऐसा लगा कि मुझे तो मर जाना चाहिए। जब वो पहली बार नबी में आया था तब वो छोटा था, पर इन्हीं बच्चों की तरह, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था और ये सारे बच्चे बहुत छोटे लग रहे थे। उसी दिन जब स्नैक्स ब्रेक था, रिसेस थी, तब उसी की क्लास का अब्दुल वहीद था। उसने उससे ऐसी तीखी बात कही, ऐसा तीर मारा कि टोपी को बहुत ही बुरा लगा, बहुत बेचैन हो गया वो। जो वहीद था वो क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा था, क्लास का मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात थी कि वो भी डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था, लाल तिल वाले जिन्हें कहते थे। तो उसने कहा कि अब तुम हम लोगों के अंदर साथ क्यों रहते हो, हमारे पास पास क्यों घुसते रहते हो। तुम ऐसा करो, जो अगली 8 क्लास वाले बच्चे हैं उनसे दोस्ती कर लो, क्योंकि हम तो आगे चले जाएंगे, तुम्हें तो उन्हीं सभी के साथ रहना है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई, और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। तो इस साल उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले उसे कोई भी बीमारी हो जाए, टाइफाइड हो जाए, कोई और बड़ी बीमारी हो जाए, लेकिन इस साल तो वह पास होकर ही रहेगा। लेकिन बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ, और टोपी ने देखा कि इम्तहान सिर पर खड़ा है। लेकिन क्या हुआ, उस साल इलेक्शन आ गए और उसके जो फादर थे वो भी इलेक्शन में खड़े हुए। अब जब चूँकि उनके फादर इलेक्शन में खड़े हुए तो सारा घर इलेक्शन के कामों में लग गया। उनके घर में लोगों का आना जाना बहुत होने लगा, रैली, सम्मेलन, मीटिंग सब होती थी, जिसके कारण उसे पढ़ने लिखने का समय ही नहीं मिलता था, क्योंकि कभी पिताजी कुछ काम कह देते, कभी माँ कुछ काम कह देती। वो तो अच्छा हुआ कि इलेक्शन में वो हार गए, और इतनी बुरी तरह से हारे कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तब जाके घर में थोड़ी शांति हुई, और टोपी ने देखा कि परीक्षा तो बिल्कुल सिर पर है, मतलब बहुत जल्दी परीक्षा आने वाली है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। लेकिन चूंकि घर में उसको पढ़ाई का माहौल नहीं मिला था, पर इसलिए वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सका, और वह 3rd डिवीज़न में पास हुआ। वाह, दादी बोली, भगवान नज़रे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस 3रे दर्जे में पास हो गए। तो दादी ने उस पर टॉन्ट मारा। दादी बोली कि बहुत अच्छा है, भगवान तुम्हें किसी की बुरी नज़र से बचाए, अच्छी स्पीड है तुम्हारी। 3 साल में 3री श्रेणी में पास हुए, मतलब 3 इयर्स में 3rd डिवीज़न में पास हो गए। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।